गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो इलास्टिसिटी मेनली उस पर हम बात कर रहे थे पिछले रिकॉर्डेड लेक्चर तक आई थिंक। तो इलास्टिसिटी में ही आगे बढ़ेंगे। तो काफी चीजें हमने कर ली थी उसमें वैसे, लेकिन कुछ थियरी का पार्ट बचा हुआ है इलास्टिसिटी का, तो जरा उसको कवर करना स्टार्ट करें, उसको फिनिश करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो इलास्टिसिटी का जो इंपॉर्टेंट पार्ट बचा हुआ है अभी थियरी का, जरा देखते हैं। तो अगर आपको याद हो, इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल लोड। मतलब एक्सटर्नल लोड अगर आप हटा दें तो वो ओरिजिनल शेप रिगेन करना चाहिए, तब उसे इलास्टिक, मतलब उस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी नाम दिया जाता है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ऑब्वियसली इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अच्छे से आपको क्लियर होनी चाहिए दिमाग में। जब भी हम इलास्टिसिटी के बारे में बात करते हैं, एनसीईआरटी में पूरा का पूरा एक चैप्टर है, बुक 2 का चैप्टर नंबर 1, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड करके जो चैप्टर है, इट इज एंटायरली ऑफ इलास्टिसिटी। तो हमने वहां पर यहाँ पर 3 टाइप के डिफॉर्मेशंस या 3 तरीके से डिफॉर्मेशन की बात की, और उसके बेसिस पे 3 टाइप के स्ट्रेस, 3 टाइप के स्ट्रेन और 3 टाइप के मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटी हमने डिफाइन किए थे, अगर याद हो आपको। तो जरा उसी में आगे बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट ग्राफ जरा देखेंगे। तो हमने देखा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लोड लगाया जाता है तो उसका शेप चेंज करता है, और शेप चेंज, और जब लोड हटा देते हैं तो वापस वो ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेता है। ये हमने देखा था पिछली क्लास में। तो अब अगर हम देखना चाहें इस लेक्चर में, तो लोड अगर लगाते जाएं तो क्या होगा। तो हुक्स लॉ, जो हमने बोला था हुक्स लॉ था कि स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन हुक्स लॉ बेटा हमेशा वैलिड नहीं होता। हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड ऑलवेज। मतलब क्या है इस बात का, हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड ऑलवेज। बहुत सारे मटेरियल जो हैं वो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करने का मतलब है कि स्ट्रेन और स्ट्रेस में रिलेशनशिप जो है वो लीनियर नहीं होगी। मतलब हुक्स लॉ बोलता है कि अगर स्ट्रेस डबल हुआ तो स्ट्रेन को भी डबल होना पड़ेगा, स्ट्रेस 3 टाइम्स हुआ तो स्ट्रेन को भी 3 टाइम्स होना पड़ेगा। मतलब हुक्स लॉ हमें बोलता है कि देयर इज लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेन एंड स्ट्रेस। स्ट्रेन और स्ट्रेस में जो है वो लीनियर रिलेशनशिप है, दिस इज हुक्स लॉ। लेकिन ये जो है बेटा, ये हमेशा वैलिड नहीं होता है, दिस इज नॉट ऑलवेज वैलिड। अभी हम अगर कुछ ना दिया हो क्वेश्चन में तो ऑब्वियसली हम उसको एज्यूम करेंगे कि वैलिड है, लेकिन ये हमेशा वैलिड नहीं होता। तो क्या इसके कब ये वैलिड नहीं होता, क्या कंडीशन है इसके वैलिड होने की और नहीं होने की, जरा उस बात को समझेंगे। तो ये ग्राफ जो है मटेरियल का, द ग्राफ इज बिटवीन, वाई एक्सिस पे जो है वो है वाई एक्सिस में है स्ट्रेस और एक्स एक्सिस में है स्ट्रेन। वाई एक्सिस में स्ट्रेस रखा है इस ग्राफ में हमने, और एक्स एक्सिस में रखा है स्ट्रेन को। तो क्या है इसका मीनिंग जरा समझेंगे। वाई एक्सिस में स्ट्रेस और एक्स एक्सिस में स्ट्रेन। हुक्स लॉ बोलता है यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। या एक तरीके से स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, या स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। बेटा ये 3 फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिखे, इसमें से मोस्ट करेक्ट कौन सा है, सबसे ज्यादा करेक्ट कौन सा है तीनों में से? बताइए, लिख के बताइए, पहला दूसरा तीसरा चैट में। थर्ड वन। कौन सा? थर्ड वाला। हाँ, थर्ड वाला। हाँ हाँ, थर्ड वाला करेक्ट है।
थर्ड वाला मोर करेक्ट है, वैसे करेक्ट तीनों है, तीनों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थर्ड वाला ये बताता है हमको कि स्ट्रेन डिपेंड करता है स्ट्रेस और यंग्स मॉडुलस पे। वैसे मैथमेटिकली इनमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिकली दीज आर ऑल्सो करेक्ट। तो यहां पर अगर देखेंगे तो ये ग्राफ जो है वाई एक्सिस में स्ट्रेस रखा है मैंने, एक्स एक्सिस में स्ट्रेन रखा है। तो शुरुआत में जब जीरो स्ट्रेस है तब स्ट्रेन भी जीरो होगा, जब स्ट्रेस जीरो है तो स्ट्रेन भी जीरो होगा। तो यहां पर जो ग्राफ आएगा वो आएगा लीनियर। लीनियर ग्राफ आने का मतलब है कि स्ट्रेस बढ़ने पे स्ट्रेन भी बढ़ेगा, स्ट्रेन और स्ट्रेस में लीनियर रिलेशनशिप है। ये है हुक्स लॉ, कि हुक्स लॉ वैलिड है इसमें, हुक्स लॉ जो है वो वैलिड है, तब हम उसको हुक्स लॉ वैलिड है तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा इस तरीके से। हुक्स लॉ वैलिड है क्योंकि इसमें ना, तो हुक्स लॉ वैलिड है। अब यहां पर अगर हम देखें इसके बाद क्या होगा, अब क्या ये ग्राफ मतलब स्ट्रेस में बढ़ाते जाऊंगा, एक्चुअली मैं लोड बढ़ा रहा हूं, तो लोड मतलब फोर्स जो लगाई जा रही है, मतलब यहां पर क्या है कि ये जैसे ये मटेरियल हमारा कोई रॉड है, इस रॉड पे आप लोड एक्सर्ट कर रहे हैं इस तरीके से, ऐसे करके या ऐसे करके लोड एक्सर्ट कर रहे हैं, तो लोड आप बढ़ाते जाएंगे तो स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, एंड अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, स्ट्रेस बढ़ता जाएगा तो स्ट्रेन भी बढ़ता जाएगा। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन में ये रिलेशनशिप है इस तरीके से। तो यहां पर अगर हम देखें तो फिलहाल तो लीनियर रिलेशनशिप है, हुक्स लॉ वैलिड है, लेकिन क्या मटेरियल में मैं लोड बढ़ाते जाऊंगा तो हुक्स लॉ वैलिड का वैलिड ही रहेगा हमेशा? नहीं, कुछ टाइम के बाद हुक्स लॉ वैलिड नहीं रहता, मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रेस के बाद इससे ज्यादा आप लोड लगाएंगे तो ये ग्राफ थोड़ा शेप बदलने लगता है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन नहीं रहता एक तरीके से, इसका शेप कुछ अलग हो जाता है। तो हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड नाउ, इसके बाद हुक्स लॉ वैलिड नहीं है इस पर्टिकुलर स्ट्रेस स्ट्रेन के लेवल के बाद, हुक्स लॉ वैलिड नहीं है। तो फिर उसके बाद ये ग्राफ बड़ा ही अजीब बिहेव करता है कुछ इस तरीके से ना। ये जो मैंने ग्राफ आपके सामने प्लॉट किया है फिलहाल, ये प्लॉट मैं कर रहा हूं स्टील के लिए, स्टील या मेटल्स के लिए, किसी भी मेटल के लिए, जैसे स्टील भी एक मेटल है, कार्बन का अलॉय है, तो स्टील के लिए मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया आपके 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 सामने भी। तो इस ग्राफ को जरा समझने की कोशिश करेंगे, ये इसका एंटायर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का कर्व है, वाई एक्सिस में हमने स्ट्रेस रखा है और एक्स एक्सिस में स्ट्रेन रखा है। तो यहां पर ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का कर्व मैंने स्टील के लिए ड्रॉ किया। तो यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं, जरा इनको ध्यान से देखेंगे और हर ग्राफ के पार्ट को समझेंगे। दिस पॉइंट, द पॉइंट टिल विच हुक्स लॉ इज वैलिड, दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, पीएल, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। इसके थोड़ा सा आगे तक, इसके थोड़ा सा आगे तक यहां कहीं पे होती है इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। अब फिर इसके बाद मटेरियल अजीब बिहेव करने लगता है, यहां पर जहां पर पीक पहुंच रही है, स्ट्रेस की पीक पहुंच रही है, दिस इज कॉल्ड अल्टीमेट पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट। और जहां पर ये ग्राफ एंड हो रहा है, दिस इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट, यील्ड पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट, इसको ब्रेकिंग पॉइंट या यील्ड पॉइंट बोला जाता है। तो ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चारों को जरा समझेंगे। तो पहला है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट इज द कंडीशन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व टिल विच हुक्स लॉ इज वैलिड, जहां तक हुक्स लॉ वैलिड है, दैट इज प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जहां तक हुक्स लॉ वैलिड है, दैट इज प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, मतलब जहां तक ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, दैट इज प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। तो डेफिनेशन लिखेंगे बेटा प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट की, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट इज द पॉइंट ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व टिल विच हुक्स लॉ इज वैलिड, ठीक है। नाउ तो हुक्स लॉ यहां तक वैलिड है। अब इसके बाद जो है वो है इलास्टिक लिमिट, थोड़ा सा आगे, इससे थोड़ा सा आगे इलास्टिक लिमिट है। मटेरियल इलास्टिक होने का मीनिंग क्या होता है जरा समझेंगे, अगर याद हो आपको, मैंने कराया है पहले। इलास्टिक होने का मतलब होता है कि अब जैसे मैंने मटेरियल को मैं यहां तक ले गया, यहां तक ले गया अगर मटेरियल को, मतलब मैंने इतना स्ट्रेस कॉज किया तो इतना स्ट्रेन कॉज हुआ, फिर यहां पर लाके मैंने लोड छोड़ दिया, लोड छोड़ दिया तो मटेरियल
मैं लोड अगर गायब करूंगा मैं, तो स्ट्रेस घटने लगेगा और स्ट्रेन भी घटने लगेगा। और इलास्टिक होने का मतलब है कि वो वापस अपना ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेगा। ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेगा मतलब वो वापस जीरो स्ट्रेन की कंडीशन पे आ जाएगा। मतलब यहां पर से छोड़ूंगा अगर मैं, तो वो वापस जीरो स्ट्रेन की कंडीशन पे आ जाएगा। यहां पर से छोड़ूंगा तो भी वापस जीरो स्ट्रेन की कंडीशन पे आ जाएगा। यहां पर से छोड़ूंगा तो भी वापस जीरो स्ट्रेन की कंडीशन पे आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक भी। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट से आगे जाने पे ग्राफ अपना लीनियर बिहेवियर मतलब छोड़ दे रहा है, लेकिन इलास्टिक अभी भी है। इट इज स्टिल इलास्टिक, अभी भी इलास्टिक है। इलास्टिक होने का मतलब क्या है? अभी भी इलास्टिक होने का मतलब है कि इसके आगे जाने के बाद भी ये जो है, ये अभी भी यहां पर से अगर मैं छोड़ूंगा तो ये वापस जीरो स्ट्रेन की कंडीशन गेन करेगा। मतलब लोड हटाने पे वो वापस ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेगा। यहां पर तक लाने तक वो वापस ओरिजिनल शेप रीगेन करेगा। अब इसके आगे अगर मैं ले गया मटेरियल को, अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसके आगे इलास्टिक लिमिट के आगे अगर ले गया, इलास्टिक लिमिट के आगे मटेरियल जो हो जाएगा वो प्लास्टिक हो जाएगा। मटेरियल विल बिकम प्लास्टिक। प्लास्टिक होने का मतलब क्या है कि यहां पर अगर मैं लाके छोड़ूंगा तो ये अपना ओरिजिनल शेप रीगेन नहीं कर पाएगा। तो ये जो वापस आएगा ये इस तरीके से वापस आएगा कुछ। तो ये इस तरीके से वापस आने का मतलब क्या हुआ कि कुछ स्ट्रेन बच गया, इवन इफ स्ट्रेस इज जीरो। मतलब लोड जीरो हो गया, लोड जीरो हो चुका है, लेकिन तब भी लोड जीरो हो चुका है, तब भी हाँ, थोड़ा सा स्क्रीन हो सकता है ब्लर्ड हो रही हो, क्योंकि थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन उतना अच्छा नहीं है, स्पीड अच्छी नहीं है इसलिए, क्योंकि वाईफाई चल नहीं रहा है मेरा, तो मैंने ये मोबाइल इंटरनेट पे लगाया। वाईफाई चल जाएगा कल से मोस्ट प्रोबेबली, तो उससे दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, तो ये अगर देखेंगे तो ये वापस ये ओरिजिनल शेप रीगेन कर रहा है। ओरिजिनल शेप रीगेन करने का मतलब है, ओरिजिनल शेप रीगेन नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है? ओरिजिनल शेप रीगेन नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब है कि हाँ, ओरिजिनल शेप रीगेन नहीं कर पा रहा है, मतलब जीरो लोड होने पर भी स्ट्रेस तो जीरो हो गया, लेकिन स्ट्रेन जीरो नहीं हुआ। स्ट्रेन अभी भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है। सम स्ट्रेन इज स्टिल रिमेनिंग, सम स्ट्रेन इज स्टिल रिमेनिंग। तो मतलब डिफॉर्मेशन परमानेंट बच गई, कुछ डिफॉर्मेशन परमानेंट बच गई। तो इसके बाद इसके आगे अगर मैं ले जा रहा हूं मटेरियल को, मतलब जितना लोड यहां तक लाने में लग रहा है उससे और ज्यादा लोड लगा के मैं छोड़ूंगा तो मटेरियल में थोड़ी बहुत डिफॉर्मेशन बच जाएगी। मतलब इसके बाद मटेरियल इज बिहेविंग प्लास्टिक, इसके आगे वो प्लास्टिक बिहेव कर रहा है। इससे पहले तक मटेरियल वाज इलास्टिक, इससे पहले तक मटेरियल इलास्टिक था, और इलास्टिक लिमिट के बाद प्लास्टिक बिहेव कर रहा है। नाउ ये पीक पॉइंट जो है, दिस इज अल्टीमेट पॉइंट। अल्टीमेट पॉइंट इज द पॉइंट ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एट विच स्ट्रेस इज मैक्सिमम। स्ट्रेस मैक्सिमम है यहाँ पे, स्ट्रेस इज मैक्सिमम। तो स्ट्रेस मैक्सिमम है यहाँ पे, जो पीक पॉइंट है, अल्टीमेट पॉइंट जो है उस पे स्ट्रेस जो है वो मैक्सिमम है। स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट पीक पॉइंट। नाउ अल्टीमेट पॉइंट पे स्ट्रेस मैक्सिमम है, और ये जो है ये हमारा है ये वाला पॉइंट जो है दिस इज ब्रेकिंग पॉइंट। अब अल्टीमेट पॉइंट के बाद का बिहेवियर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अल्टीमेट पॉइंट के बाद का अगर बिहेवियर आप देखें तो इसके बाद का बिहेवियर जो है वो स्ट्रेस जो है वो कम हो रहा है, इवन इफ लोड इज इंक्रीजिंग। लोड बढ़ाया जा रहा है कंटिन्यूअसली, मतलब इस पूरे ग्राफ में यहां से यहां जाने तक पूरे ग्राफ में लोड इज इंक्रीजिंग। अब लोड बढ़ रहा है तो स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, लेकिन केवल अल्टीमेट पॉइंट तक। अल्टीमेट पॉइंट से आगे जाने पे लोड इज नॉट इंक्रीजिंग, सॉरी, स्ट्रेस इज नॉट इंक्रीजिंग। लोड इंक्रीज करने पर भी स्ट्रेस इंक्रीज नहीं कर रहा है, लेकिन स्ट्रेन बढ़ते जा रहा है, स्ट्रेन इज स्टिल इंक्रीजिंग। और ब्रेकिंग पॉइंट होता है वो पॉइंट जहां पे मटेरियल टूट जाता है, मटेरियल ब्रेक्स, मटेरियल कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है जहां पे, दैट इज कॉल्ड ब्रेकिंग पॉइंट। तो ये मेरा ब्रेकिंग पॉइंट है। तो ब्रेकिंग पॉइंट पे मटेरियल टूट जा रहा है, कंप्लीटली ब्रेक हो जा रहा है मटेरियल, ठीक है।
तो जरा देखेंगे ब्रेकिंग पॉइंट का क्या मतलब है। तो अल्टीमेट पॉइंट को जरा समझेंगे। अल्टीमेट, अब ये जो मैंने ग्राफ बनाया ये स्टील के लिए बनाया, हर मटेरियल के लिए ऐसा ग्राफ नहीं होता। मटेरियल के लिए ग्राफ थोड़ा सा अलग भी होता है। जैसे ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन मैं ग्राफ बना रहा हूं फॉर नॉट फॉर स्टील बट फॉर ग्लास। तो ग्लास के लिए ग्राफ कुछ ऐसा होता है। अब ये देखेंगे तो इतना लंबा ग्राफ नहीं है ग्लास के लिए। ग्लास के लिए बस छोटा सा ग्राफ, मतलब ये यहां तक प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट और ये यहां कहीं पर इलास्टिक लिमिट और यहीं पर ब्रेकिंग पॉइंट। मतलब प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट बहुत ज्यादा नजदीक है ग्लास के केस में। एंड देयर इज नो अल्टीमेट पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट नहीं है कहीं पर। तो ये मैंने बनाया ग्लास का। तो जरा स्टील और ग्लास में अंतर समझेंगे बेटा। स्टील और ग्लास में बहुत मेजर डिफरेंस जो है वो है द डिस्टेंस बिटवीन इलास्टिक लिमिट एंड ब्रेकिंग पॉइंट। यहां पर इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट में गैप बहुत कम है, बहुत कम गैप है। मतलब इलास्टिक लिमिट पहुंचते ही उसके जस्ट बाद मटेरियल ब्रेक हो जा रहा है। मतलब ये प्लास्टिक बिहेवियर ऑलमोस्ट नहीं दिखा रहा है। इट इज नॉट शोइंग प्लास्टिक बिहेवियर। ये प्लास्टिक बिहेवियर दिखाने से पहले ब्रेक हो जा रहा है। बट दिस कैन शो प्लास्टिक बिहेवियर। ये वाला मटेरियल प्लास्टिक बिहेवियर दिखा पा रहा है। मतलब यहां पर लाके आप छोड़ेंगे इसको तो ये इतना डिफॉर्मेशन इसमें बच जाएगा। और यहां एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बिहेवियर हो रहा है कि लोड बढ़ाते बढ़ाते स्ट्रेस तो बढ़ रहा है, लेकिन फिर एक पर्टिकुलर लोड के बाद स्ट्रेस घटने लग रहा है। तो एक्चुअली इसके बाद ये जो है बॉन्ड ब्रेकिंग होने लगती है। मटेरियल लिक्विड, मतलब सॉलिड मटेरियल जो है वो लिक्विड की तरह बिहेव करने लगता है। तो उससे ज्यादा लोड करने पे, उससे और ज्यादा लोड करने पे, हाँ उससे और ज्यादा लोड करने पे, अल्टीमेट पॉइंट से और ज्यादा लोड आगे जाने पे जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे मटेरियल के, उनके बीच के बॉन्ड ब्रेक करने लगते हैं। और बॉन्ड ब्रेक करने लगेंगे तो फिर एटम्स के बीच आपस में जो फोर्स हो जाती है वो डिक्रीज हो जाती है। ध्यान देंगे, एक है लोड और एक है स्ट्रेस। लोड आप बाहर से लगा रहे हैं, वो आप बढ़ाते जा रहे हैं, और स्ट्रेस है मटेरियल के अंदर जो कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे लगा रहा है। यहां तक अल्टीमेट पॉइंट पहुंचने तक लोड बढ़ रहा था तो स्ट्रेस भी बढ़ रहा था। इसके बाद लोड बढ़ने पे स्ट्रेस घटने लग गया। मतलब एटम्स, जो मटेरियल के एटम्स हैं, वो एक दूसरे पर अब कम फोर्स लगाने लग गए। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां जो सॉलिड है वो लिक्विड की तरह बिहेव करने लग गया है ऑलमोस्ट। मतलब बॉन्ड वहां वीकर पड़ गए, कंपैरेटिवली ब्रेक हो गए बॉन्ड। इसलिए एटम्स के बीच की आपस की फोर्स डिक्रीज होने लग गई है। तो ये लिक्विड बिहेवियर दिखाने लग गया है जो सॉलिड है हमारा। इट इज बिहेविंग लाइक अ लिक्विड। तो ये अल्टीमेट पॉइंट और ये ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट का मतलब टूट जाना। तो मैं यहां पर एक एनालॉजी ले रहा हूं यहां पर। अच्छा इन दोनों मटेरियल में डिफरेंस देखेंगे। ग्लास में अल्टीमेट पॉइंट है ही नहीं। ग्लास में ब्रेकिंग पॉइंट और इलास्टिक लिमिट बहुत नजदीक है, और यहां इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट काफी दूर है। तो मतलब यहां इस मटेरियल का शेप वगैरह चेंज किया जा सकता है। सर लिक्विड कैसे ब्रेक हो सकता है? लिक्विड ब्रेक नहीं हो रहा बेटा। ब्रेक तो मटेरियल ही हो रहा है, उसके अंदर जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच के बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। तो बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से वो सॉलिड की जगह, मतलब एग्जैक्टली सॉलिड बिहेवियर की जगह वो जेल टाइप का बिहेव करने लगता है। एक तरीके से मटेरियल जो है वो जेल टाइप का बिहेव करने लगता है, और बिल्कुल ब्रेक हो सकता है। मतलब जेल ब्रेक हो सकता है एक तरीके से। तो ये लिक्विड का मतलब, यहां पर लिक्विड बिहेवियर का मतलब यहां पर ये है कि मटेरियल्स के जो एटम्स हैं वो आपस में एक दूसरे पर कम फोर्स लगाने लग गए कंपेयर टू यहां जितनी फोर्स लगा रहे थे एक दूसरे पर। सर पर हाँ। वो ब्रेक होने के लिए टेम्परेचर हाई होना जरूरी है ना? नहीं, जरूरी नहीं है। टेम्परेचर हाई होना जरूरी नहीं है। यहां आप हीट सप्लाई नहीं कर रहे हैं कुछ मटेरियल को, टेम्परेचर बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर रहा है यहां पर कुछ। आप लोड लगा रहे हैं बेटा बाहर से, तो लोड लगा लगा के
अंदर जो है एटम्स के बीच के बॉन्ड्स ब्रेक हो गए अगर, तो फिर उनके बीच की फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाती है। मतलब आप लोड बढ़ा रहे हैं लेकिन एटम्स जो मटेरियल के आपस में एटम्स हैं उनके बीच की फोर्स घटने लग गई। तो वो उस वजह से हो रहा है क्योंकि उनके बीच के बॉन्ड ब्रेक हो जा रहे हैं और वो एक लिक्विड या एक जेल की तरह बिहेव करने लग रहा है इनसाइड ऑफ द मटेरियल। और ऐसा नहीं हर जगह पे, कहीं कहीं पे वो होगा जहां पे ज्यादा जल्दी पहुंच जाएगा, जहां पे मतलब स्ट्रेस ज्यादा होगा, वहां पे वो जेल की तरह या लिक्विड की तरह बिहेव करने लगेगा और उससे ज्यादा लोड लगाने पे एक पर्टिकुलर वैल्यू पे वो मटेरियल ब्रेक कर जाएगा। समझ रहे? सर क्या है उससे स्ट्रेस पर क्या फर्क पड़ रहा है? यूपी के बीपी के बीच का कंडीशन नहीं समझा। यूपी यूपी क्या है? यूपी क्या है? अल्टीमेट पॉइंट। अच्छा, अल्टीमेट पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट के बीच का कंडीशन। तो बीच का कंडीशन ही तो समझा रहा हूं बेटा मैं। बीच का कंडीशन हो क्या रहा है कि जो एटम्स हैं, एटम्स एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे थे। ये जैसे मैं बाहर से कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं इस रॉड पे, तो ये एक्सटर्नल फोर्स है और इसके एटम्स के बीच लगने वाली फोर्स, ये दोनों एटम्स एक दूसरे पर लगा रहे हैं। अब जब मैं ये एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा रहा हूं तो ये एटम्स के बीच लगने वाली फोर्स भी बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, बिल्कुल बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया बेटा, मतलब इनके बीच के बॉन्ड्स अगर ब्रेक हो गए तो फिर क्या होगा? तो उसके बाद क्या होगा? तब इनके बीच के बॉन्ड जब ब्रेक होने लगेंगे तब ये मटेरियल जो है वो एग्जैक्टली सॉलिड नहीं रहेगा। वो सॉलिड ना रह के वो थोड़ा सा जेल या लिक्विड की तरह बिहेव करने लगेगा, क्योंकि यहां पर जो बॉन्ड्स थे, सॉलिड एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स थे वो ब्रेक हो गए हैं। ब्रेक हो गए तो अब आपस में वो उतनी अच्छे से फोर्स नहीं लगा रहे हैं एटम्स, तो वो लिक्विड या जेल की तरह बिहेव करने लग गया मटेरियल। इसके बीच में ये हो रहा है। अब यहां पर ऐसा कोई भी नहीं हो रहा, मतलब हर मटेरियल में ऐसा होना जरूरी नहीं है। कंप्रेस लोड रहा तो भी ब्रेक होगा, बिल्कुल हो सकता है कंप्रेस। अब हाँ बिल्कुल, अगर आप एक्सटेंसिव लोड, मतलब ये एक्सटेंशन का लोड लगाएंगे तो ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा हैं, जल्दी ब्रेक होगा। कंप्रेशन में भी बिल्कुल ब्रेक हो सकता है बेटा, इट इज क्वाइट पॉसिबल। आप मटेरियल को ऐसे कंप्रेस करें तो ये कहीं पे टूट सकता है, बिल्कुल टूट सकता है। लेकिन हाँ, एक्सटेंशन और कंप्रेशन का ग्राफ एग्जैक्टली सेम होगा ऐसा जरूरी नहीं है, अलग अलग ग्राफ हो सकता है दोनों का, मतलब वैल्यूज अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कंप्रेशन का ग्राफ और आगे को जाए और एक्सटेंशन का यहीं पर ब्रेक हो जाए। ठीक है? हाँ, तो ये जो पूरी बात है ये समझेंगे कि यहां पर क्या हो रहा है। तो इसकी एक एनालॉजी मैं लेता हूं, एनालॉजी से समझेंगे तो और ज्यादा बेटर वे में आप इमेजिन कर पाएंगे। तो बेटा एनालॉजी है आप, मतलब आप है मटेरियल, आपका दिमाग है मटेरियल, ठीक है, और आपको दिया जाने वाला होमवर्क है लोड। लोड, जो लोड लगाया जा रहा है आप पर, तो आपको होमवर्क दिया जा रहा है तो आप पर लोड लगाया जा रहा है। तो लोड आप पर लगाया जा रहा है तो जितना ज्यादा आपको होमवर्क दिया जाएगा आपके दिमाग में उतना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। अब स्ट्रेस जो है वो हर जगह सेम नहीं होगा, स्ट्रेस विल नॉट बी सेम एट ऑल द प्लेसेस। सॉरी, हर किसी के दिमाग में बराबर स्ट्रेस नहीं होगा। मतलब किसी स्टूडेंट, सबको बराबर होमवर्क दिया गया है, लोड सबको बराबर दिया गया है, लेकिन क्या स्ट्रेस हर स्टूडेंट में बराबर होगा? जिसका दिमाग चौड़ा है, जिसका एरिया ज्यादा है, उसके दिमाग में कम स्ट्रेस पड़ेगा, और जिसका एरिया कम है उसके दिमाग में ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। मतलब जस्ट एनालॉजी में ले रहा हूं। तो मतलब सेम लोड पे स्ट्रेस अलग अलग हो सकता है, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि स्ट्रेस अलग अलग हो सेम लोड पे। तो सेम लोड पे स्ट्रेस कैन बी डिफरेंट इन मतलब एरिया अलग अलग होने की वजह से, ठीक है। लेकिन आपको होमवर्क में देता रहूंगा ज्यादा तो आपके दिमाग में स्ट्रेस बढ़ता रहेगा, मतलब मैं लोड बढ़ाऊंगा तो स्ट्रेस बढ़ेगा। अब स्ट्रेस बढ़ने से आपकी शक्ल चेंज होगी, मतलब जितना आप खुश होंगे तो खुश होने में आपकी शक्ल जो है नॉर्मल कंडीशन में, तो स्ट्रेस बढ़ने पे
आपकी शक्ल चेंज होती रहेगी, मतलब आप ज्यादा, मतलब एक तरीके से आपकी शक्ल पे वो स्ट्रेस दिखने लगेगा। तो शक्ल जो आपकी बिगड़ रही है, दैट इज स्ट्रेन, दैट इज स्ट्रेन। तो होमवर्क दिया मैंने, होमवर्क की वजह से, होमवर्क की वजह से आपके दिमाग में लोड आया, आपके दिमाग में लोड आया होमवर्क की वजह से, होमवर्क की वजह से आपके दिमाग में लोड आया, और लोड की वजह से आपकी शक्ल बिगड़ी, शक्ल बिगड़ी मतलब स्ट्रेन आया। तो शुरुआत में तो ये लीनियर बिहेवियर है, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा होमवर्क में देने लगूंगा आपको, तो स्ट्रेस उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा और स्ट्रेन ज्यादा चेंज होने लगेगा। मतलब आपकी शक्ल ज्यादा बिगड़ने लगेगी कंपेयर टू आपके दिमाग पे जो स्ट्रेस पड़ रहा होगा। पहले स्ट्रेस और स्ट्रेन में लीनियर बिहेवियर है शुरुआत में, लेकिन कुछ पर्टिकुलर लेवल के बाद आपका दिमाग जो है उस पर स्ट्रेस उतना ज्यादा नहीं होगा जितनी ज्यादा आपकी शक्ल बिगड़ रही होगी ना। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, फिर उसके बाद देखेंगे। हाँ, अब एक पर्टिकुलर लेवल तक होमवर्क में दे रहा हूं आपको, फिर आप वो होमवर्क खत्म कर दे रहे हैं, मतलब खत्म कर रहे हैं, मतलब छोड़ दे रहे हैं अगर उस होमवर्क को, तो वो आपको वापस ओरिजिनल कंडीशन पे ले आएगा। मतलब आपके दिमाग पे कोई ना आपकी शक्ल पे कोई असर होगा और आपके दिमाग से स्ट्रेस भी खत्म हो चुका होगा। लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल से आगे ले जाएंगे होमवर्क को, तो आपके दिमाग पे थोड़ा सा स्ट्रेन बच जाएगा, आपकी शक्ल परमानेंटली बिगड़ जाएगी एक तरीके से, मतलब परमानेंटली चेंज हो जाएगी आपकी शक्ल थोड़ी सी। जस्ट एक एनालॉजी है। फिर अल्टीमेट पॉइंट पहुंचना मतलब स्ट्रेस मैक्सिमम हो जाना। फिर उसके आगे अगर मैं लोड बढ़ा रहा हूं, तो आप स्ट्रेस बढ़ने की जगह आपके दिमाग में स्ट्रेस कम हो जा रहा है, क्योंकि उसके बाद आप अपना मेंटल बैलेंस खो दे रहे हैं एक तरीके से अल्टीमेट पॉइंट के बाद। तो अल्टीमेट पॉइंट के बाद मेंटल बैलेंस खो दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके दिमाग पे स्ट्रेस बढ़ने की जगह आप उस स्ट्रेस को मतलब आपका दिमाग ले ही नहीं रहा उस स्ट्रेस को, भले ही होमवर्क ज्यादा दिया जा रहा है। तो आप मेंटल बैलेंस खो रहे हैं और एक पर्टिकुलर लेवल पे आप पागल हो जाएंगे, मतलब ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा आपके दिमाग का। अब यहां पर ये जो है, ये वाले मटेरियल में इलास्टिक लिमिट से थोड़ा आगे ब्रेकिंग पॉइंट आ जा रहा है, और यहां इलास्टिक लिमिट से काफी दूरी पे ब्रेकिंग पॉइंट है। तो ये वाले मटेरियल में आप डिफॉर्मेशन ला सकते हैं, और ये वाले मटेरियल में डिफॉर्मेशन नहीं ला सकते। ऐसे मटेरियल और ऐसे मटेरियल को, इसको कुछ नाम दिया जाता है प्रॉपर्टी को, और इसको दूसरा नाम दिया जाता है। बता सकते हैं मुझे इसको क्या नाम दिया जाता है अगर आप डिफॉर्मेशन ला सकते हैं मटेरियल के अंदर? ऐसे मटेरियल्स की, हाँ, मेलिएबल, मेलिएबल या डक्टाइल। डक्टाइल भी मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी है, बस वो शीट और वायर का अंतर होता है, लेकिन दोनों प्रॉपर्टी का मीनिंग सेम है कि परमानेंट डिफॉर्मेशन कैन बी ब्रॉट इन द मटेरियल। तो ये मटेरियल जो है मेलिएबल एंड डक्टाइल है। ऐसे मटेरियल को क्या बोला जाता है जिसमें आप परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं ला सकते? चैट में लिख सकते हैं बेटा, ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं आप? ऐसे मटेरियल को जिसमें आप परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं ला सकते। हाँ, फ्रेजाइल नहीं बेटा, ब्रिटल। हाँ, फ्रेजाइल कोई मटेरियल के लिए कोई नाम नहीं होता फ्रेजाइल। हाँ, फ्रेजाइल एक वर्ड है। फ्रेजाइल का मतलब फ्रेजाइल का मतलब होता है जो आसानी से टूट जाए एक तरीके से, लेकिन इसके ये प्रॉपर्टी का नाम फ्रेजाइल नहीं है, यह है ब्रिटल। ऐसे मटेरियल को बोलते हैं ब्रिटल। ब्रिटल मतलब होता है जो बदलने से पहले टूट जाएगा। जैसे ग्लास है हमारा, तो ग्लास क्या होता है, उसका शेप नहीं चेंज हो पाता, शेप चेंज होने से पहले वो टूट जाता है। और लेकिन ये वाले मटेरियल का शेप आप चेंज कर सकते हैं। तो ये वाले मटेरियल मेलिएबल या डक्टाइल है, और ये वाला मटेरियल ब्रिटल है। क्या है बात, समझे बेटा? यस सर। ये क्लियर है? एनालॉजी समझ में आई? एनालॉजी जो मैंने बताया पूरा? यस सर। तो हाँ, तो ये हमारा मटेरियल है। तो ये हमारा चैप्टर जो था इलास्टिसिटी का, तो
सर ऐसा ग्राफ क्ले के लिए कैसा होगा? क्ले के लिए मतलब ऐसा ग्राफ बनाना मुश्किल है क्ले के लिए, ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से सॉलिड नहीं है एग्जैक्ट, मतलब सॉलिड है बट एक डेफिनेट शेप उसका होता नहीं है, कभी भी बड़ी आसानी से वो डिफॉर्म कर जाता है, तो इसलिए इस तरीके का शेप ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल है उसके लिए, क्ले के लिए। तो बेटा एनसीईआरटी में चैप्टर 9 पढ़ना है आपको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी मैं हमेशा हर चैप्टर के लिए एनसीईआरटी पढ़ने को नहीं बोलता, लेकिन इसके लिए पढ़ना है आपको। बुक 2 11th की बुक 2 का चैप्टर 9, मतलब बुक 2 का पहला चैप्टर है वो। बुक 1 में 8 चैप्टर हैं पहले, और चैप्टर 9 है बुक 2 का। तो ये आपको पढ़ना है बेटा एनसीईआरटी का, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर पूरा पढ़िए, मैंने ज्यादातर थियरी करा दी है इसकी, और थोड़ी बहुत चीजें बची हुई है, तो वो भी थोड़ा बता दूं अगर मैं। हाँ, हाँ, तो इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो है बीम की बेंडिंग का। तो बीम जो होती है, अगर ये बीम है इस तरीके से, बीम मतलब ऐसे इस तरीके से, ये इस तरीके से क्यूबॉइडल शेप की बीम है, क्यूबॉइडल शेप है इस बीम का, इस तरीके से, मतलब मेटल की ये बीम है, जो बीम यूज होती है मतलब बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में। तो वीडियो पॉज्ड है? नहीं तो वीडियो पॉज तो नहीं है बेटा? नहीं, वीडियो पॉज्ड नहीं है बेटा, वीडियो चल रहा है। ऑडियो कट हो रहा है। चलिए मैं वो, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी लेक्चर इससे आगे नहीं करता हूं मैं अभी थोड़ा इंटरनेट स्पीड सही करने की कोशिश करता हूं, उसके बाद मैं लाइव सेशन लेता हूं। उससे पहले मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर ही भेजता हूं, अभी एक दो लेक्चर और, जब तक कि इंटरनेट स्पीड ठीक नहीं हो पाती है मेरी, तब तक मैं रिकॉर्डेड लेक्चर ही भेजता हूँ, ठीक है? तो इसका बचा हुआ लेक्चर मैं भेज दूंगा, और साथ में क्या बोलते हैं ये हीट ट्रांसफर करेंगे, ठीक है? सर, हाँ बोलिए बेटा। सर एनसीईआरटी का जो आपने बताया था वो रिपीट कर सकते हैं क्या एक बार? एनसीईआरटी बेटा चैप्टर 9 बुक 2 का पहला चैप्टर, 11th की बुक 2 का चैप्टर, पहला चैप्टर, चैप्टर 9 लिखा होगा उस पे, क्योंकि 8 चैप्टर बुक 1 में है बेटा। तो वो पढ़ना है बेटा आपको, वो पढ़िए अभी, मतलब पीडीएफ दे रखी है ना मैंने आपको, या तो एनसीईआरटी खरीद लीजिए, या पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर रखी है बेटा। तो वो ये वाला चैप्टर पढ़ना है एनसीईआरटी। वैसे मैं हर चैप्टर पढ़ने को नहीं बोलता हूं, लेकिन ये चैप्टर पढ़ना है बेटा, ये पढ़ना जरूरी है एनसीईआरटी में से, ठीक है? क्योंकि ये थियोरेटिकल है थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा थियोरेटिकल ज्यादा है, इसलिए ये चैप्टर पढ़ना है। चलिए, तो ठीक है, मैं हीट ट्रांसफर स्टार्ट करूंगा, इसका थोड़ा सा पार्ट जो बचा है वो कंप्लीट करूंगा मैं नेक्स्ट रिकॉर्डेड लेक्चर में, और जैसे इंटरनेट स्पीड सही हो जाती है तो उसके बाद लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे, ठीक है? एचसीवी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़नी भी जरूरी है बेटा। एचसीवी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल एचसीवी तो पढ़ ही सकते हैं, एचसीवी में अच्छा दिया हुआ है सब। हाँ, थियरी नोट्स में कैसे कंप्लीट करें? थियरी नोट्स मतलब बेटा थियरी नोट्स, सर वो जो आप पढ़ाते हैं ना, तो बोर्ड पे जो लिखा है वो सब कॉपी कब करना? हाँ करना ही है, जब लेक्चर देख रहे हैं तभी करना है। अच्छा सर, ठीक है। हाँ, तो सर इसका रिकॉर्डेड लेक्चर हाँ अभी जो रिकॉर्डेड पढ़ा है वो ऐप कब में आएगा? आएगा, ऐप में आएगा। ठीक है सर, थैंक यू। डीसी पांडे सफिशिएंट तो नहीं है बेटा आपको। जो स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड कर रहा हूं वो मतलब सीपीएस सीडीएस, उसके अलावा एचसीवी एंड डीसी पांडे, इतना फिर सफिशिएंट है, इतना कम। ओनली डीसी पांडे करेंगे तो इनफ नहीं है बेटा।
हर्ष। सर डीसी पांडे की जगह संगीत की तो चलेगा? हाँ, डीसी पांडे या सिंगेज, दोनों में से कोई एक किताब बेटा, एचसीवी के अलावा। एचसीवी के अलावा डीसी पांडे या सिंगेज में से कोई भी एक किताब और कर सकते हैं। एचसीवी पार्ट 2 में बेटा, सेकंड पार्ट में हीट है बेटा, पार्ट 1 में नहीं है हीट, पार्ट 2 में प्रथम। बेटा ये सब ऑफलाइन क्लासेस अब 3 जैन से बोल रहे हैं, क्या पता हो ना हो, सब कोरोना पे डिपेंड करता है। तो कोशिश करेंगे हम कि बाकी डाउट्स के लिए आप आ सकते हैं बेटा शाम को 4:30 से 7 के बीच में, ठीक है, 4:30 to 7। हाँ करेंगे ना हम, थर्मोडायनेमिक्स में एप्लीकेशन है उसका, इलास्टिसिटी का। अभी इसके जस्ट बाद हीट थर्मल एक्सपेंशन करके एक टॉपिक है, उसमें भी एप्लीकेशन है इलास्टिसिटी का, और थर्मोडायनेमिक्स में भी एप्लीकेशन है इलास्टिसिटी का। वो इसीलिए हम पढ़ रहे हैं इलास्टिसिटी पहले। और कुछ नहीं, अभी नहीं आएगा इलास्टिसिटी, एग्जाम में नहीं आएगा। केपीआई के लिए मैं एक्स्ट्रा लेक्चर्स लूंगा बेटा कुछ, बाकी जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। उसके अलावा 12th के लिए कुछ लेक्चर्स मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको, तो वो लेक्चर देख लीजिए, उतना इनफ है, ठीक है। हाँ थियरी लेक्चर्स में प्रोवाइड कराऊंगा कुछ। ओलंपियाड अभी तो 11th में देने का कोई फायदा नहीं है बेटा, आप दे नहीं पाएंगे अच्छे से, क्योंकि इतना प्रैक्टिस नहीं हुआ होता है आपका। ओलंपियाड 11th में देना है तो दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बन नहीं पाएंगे उसमें आपसे। केपीआई जरूर देना चाहिए अगर 11th में देना चाहते हैं आप। कल तक हो जाएगा बेटा आज का लेक्चर, ठीक है। हाँ और डाउट्स के लिए शाम को मेरे को फोन करिए अगर आपको पर्सनली मिलने के लिए आना है। वैसे मैं डेली शाम को 4:30 से 7 अवेलेबल रहूंगा इंस्टीट्यूट पे, 7 हिल्स में जो इंस्टीट्यूट है वहां अवेलेबल रहूंगा। तो आपको पर्सनली डाउट पूछने के लिए आना है बेटा, या पेरेंट्स को मिलना है तो भी इतने बजे मिल सकते हैं। बस एक बार मुझे फोन कर दीजिए पहले आने से पहले, ठीक है। हाँ केवीपीआई के लिए कुछ नहीं बेटा, जो चल रहा है अभी वो चलते रहने दीजिए। उसके अलावा मैं कुछ लेक्चर और प्रोवाइड करूंगा, वो देख लीजिएगा, ऐप पे आ जाएंगे वो लेक्चर। बायो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। 11th में आप केवीपीआई देना चाहते हैं तो बायो तो करना ही चाहिए। बायो के मार्क्स वरना कैसे स्कोर कर पाएंगे आप। 12th में जो है उसमें केवल पीसीएम आएगा। जब आप 12th में केवीपीआई देंगे, ये मैंने लेक्चर में भी बताया था पहले भी कि 12th वाले में केवल पीसीएम आएगा, 11th वाले में पीसीएम भी चारों आएगा। तो बायो तो करना ही पड़ता है बेटा 11th के लिए। वो 10th लेवल का बायो आता है ज्यादातर, उसमें थोड़ा बहुत 11 12 का मतलब 10 से थोड़ा सा बेटर आता है। सर केवीपीवाई का बायो एनसीईआरटी से करे तो चलेगा ना? हाँ हाँ एनसीईआरटी से ही आता है बेटा पूरा। ओके सर, थैंक यू। प्रीवियस ईयर देख लीजिए एक बार, तो ज्यादा पता चल पाएगा आपको, ठीक है। फिजिक्स में हम प्रीवियस ईयर करेंगे केवीपीआई के। यस सर। हाँ कुछ टाइम बाद करेंगे। बाकी मैं लेक्चर्स प्रोवाइड कराऊंगा आपको, जो देखना चाहते हैं देख सकते हैं। ये रिकॉर्डेड लेक्चर दूंगा मैं 12th की थियरी की, जो केवीपीआई में पूछे जा सकते हैं जिस पर, ठीक है। और कुछ, चलिए 4:30 से 7 के बीच में आना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट में मिलने के लिए आ सकते हैं, डाउट्स वगैरह कुछ पूछते हैं आपको तो, ठीक है। बहुत ज्यादा भीड़ नहीं लाएंगे, कोशिश करेंगे कम लोग आए तो एक बार में बेटर रहेगा। बोलिए बेटा। ऑफलाइन क्लासेस के टाइम क्या रहने वाले? ऑफलाइन क्लास के टाइमिंग जो बेटा जब ऑफलाइन स्टार्ट होगी तभी बताएंगे, अभी से कैसे बताऊं मैं, अभी तो कुछ पता ही नहीं है ऑफलाइन स्टार्ट कब होगा।
चलिए